I am CA Satish Jalan, and this is your podcast for CA Final SCMP subject. When I teach, I believe that students should not just learn or focus on the concepts. They must be able to relate the concepts with the surroundings that they are living in. My objective of teaching is not just to bring good marks in the exams of students, but also to add some real life values in the life of the students so that they are able to live a happy life post their qualification of CA as well. This is what I am revered for by most of my students. In this podcast, we are going to talk about the concepts that you need to know and remember continuously before going to your main exam. ओके, सो वी आर स्टार्टिंग विद टारगेट कॉस्टिंग. जापानीज़ लोगों ने बनाया था कि किस तरह से मार्केट के हिसाब से प्रोडक्ट बनाए मार्केट के प्राइस पर और फिर उसमें भी प्रॉफिट कमाएं. जैसा कि मार्केट हमेशा यही चाहता है कि हम कम से कम प्राइस पर ज़्यादा से ज़्यादा स्पेसिफिकेशन वाला प्रोडक्ट ले लें. तो जापानियों ने सोचा कि चलो ऐसा ही करते हैं, जैसा मार्केट चाहता है वही करके दिखाते हैं कि मार्केट के हिसाब से उनके लिए उनकी रिक्वायरमेंट का प्रोडक्ट उनके प्राइस पे बनाए. तो फर्स्ट स्टेप इन टारगेट कॉस्टिंग, स्टेप्स इन टारगेट कॉस्टिंग एक टॉपिक होता है जिसमें फर्स्ट स्टेप आ रहा है मार्केट रिक्वायरमेंट जानो. सेकंड स्टेप है मार्केट क्या प्राइस देने रेडी है वो जानो, दैट इज़ टारगेट सेलिंग प्राइस. फिर थर्ड स्टेप आप जानो कि टारगेट वॉल्यूम मार्केट से आप क्या ले सकते हो इफ़ दैट स्पेसिफिकेशन इज़ मेट. फोर्थ स्टेप टारगेट प्रॉफिट मार्जिन, आप अपना पता करो खुद का कि आपको कितना प्रॉफिट चलेगा. एंड दैट प्रॉफिट मार्जिन इज़ यूजुअली ड्राइव्ड ऑन लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव बेस्ड ऑन रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड. इन जनरल एक कंपनी को प्रॉफिट में अपने कैपिटल का रिटर्न्स ही चाहिए. सो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड से अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी सोचते हो तो वो एक रीज़नेबल प्रॉफिट भी आ जाता है. और वो एक कन्वेंशनल तरीका जो होता है कि सेल्स पे इतना परसेंट मार्जिन होना चाहिए, उससे आप टेंशन फ्री हो जाते हो. तो आपको कितना रिटर्न अपने इन्वेस्टर को देना है, वो रिटर्न के हिसाब से आप प्रॉफिट पर यूनिट पता करो. कैसे? कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय डिजायर्ड रिटर्न. सो टोटल रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड विल कम डिवाइडेड बाय द टारगेट वॉल्यूम. सो प्रॉफिट पर यूनिट विल कम. देन टारगेट कॉस्ट निकालिए विच इज़ टारगेट सेलिंग प्राइस माइनस टारगेट प्रॉफिट पर यूनिट. एक बार फिर से क्या क्या करना है, मार्केट का रिक्वायरमेंट पता करना है. सेकंड नंबर क्या करना है, टारगेट सेलिंग प्राइस जानना है कि मार्केट क्या प्राइस देने रेडी है फॉर दैट मार्केट रिक्वायरमेंट. थर्ड नंबर क्या पता करना है, टारगेट प्रोडक्शन वॉल्यूम पता करो आप कि उस पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए कितना वॉल्यूम रेडी है. देन फोर्थ नंबर टारगेट प्रॉफिट मार्जिन ऑन लॉन्ग टर्म मोटिव. फिफ्थ नंबर टारगेट कॉस्ट. देन वंस टारगेट कॉस्ट इज एस्टैब्लिश्ड, you go to your engineers and ask them to produce a prototype sample बनाइए और उसका costing करवाइए which is we call as current cost. Preferably those current costs should be calculated based on activity based costing. Obviously current cost would be much higher than the target cost, so you should set a cost reduction target in order to match the current cost with the target cost. Then cost reduction target से amount पता चला तो आपको कॉस्ट रिडक्शन करके देखना है. कॉस्ट रिडक्शन करने के लिए तीन तरीका है, वैल्यू इंजीनियरिंग, वैल्यू एनालिसिस और एक जोड़ रहा हूँ इधर फंक्शनल एनालिसिस. इस तीन के बारे में मैं बाद में बताता हूँ, बट तीन तरीका से कॉस्ट रिडक्शन होता है, वैल्यू इंजीनियरिंग, वैल्यू एनालिसिस एंड फंक्शनल एनालिसिस. इस तीनों में बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि प्रोडक्ट फिट टू यूज़ रहे, उसकी यूटिलिटी कम ना हो बट कॉस्ट कम हो. एंड लास्टली इम्प्लीमेंटेशन करिए आप अपना कॉस्ट रिडक्शन प्रोग्राम को और प्रोडक्ट को लॉन्च करिए एंड काइजन करते रहिए, जिसको अपने बोलते हैं कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट करते रहिए. मैंने इस स्टेप को दो पार्ट में आपको बताया. पहला 5 पॉइंट था विच वाज टारगेट कॉस्ट तक. एक बार आप रिकॉल करें टारगेट कॉस्ट तक मैंने क्या क्या बताया. फर्स्ट मार्केट रिक्वायरमेंट, सेकेंड इज टारगेट प्राइस, third is volume, fourth is profit, fifth is target cost which is target price minus target profit. next 5 है टारगेट कॉस्ट के बाद. छठा नंबर आ रहा है करेंट कॉस्ट, सातवां नंबर आ रहा है कितना कॉस्ट रिडक्शन करना है,
8वां नंबर आ रहा है कॉस्ट रिडक्शन के लिए वैल्यू इंजीनियरिंग एनालिसिस और फंक्शनल एनालिसिस आप करें। 9वां नंबर आ रहा है इम्प्लीमेंटेशन करें। और 10वां नंबर आ रहा है काइजन करते रहे सो दैट आपका प्रोडक्ट जो मार्केट में लॉन्च हो गया वो और बेटर होते जाए और दूसरे कॉम्पिटिटर्स डिस्करेज होते जाए। 10 पॉइंट है स्टेप्स इन टारगेट कॉस्टिंग पर। ओके, आप अपने आप एक बार रिकॉल करके देखें, वरना ये ऑडियो को वापस सुने। नाउ आई एम कमिंग टू वैल्यू इंजीनियरिंग, वैल्यू एनालिसिस एंड फंक्शनल एनालिसिस। 3 कॉन्सेप्ट है, ये कॉस्ट रिडक्शन करने काम आता है। वैल्यू इंजीनियरिंग इज़ फाइंडिंग अपॉर्चुनिटीज़ टू मॉडिफाई द डिज़ाइन ऑफ कंपोनेंट और पार्ट ऑफ प्रोडक्ट। क्या करना है, प्रोडक्ट का पार्ट या कंपोनेंट को डिज़ाइन करो, रीडिज़ाइन करो या सब्स्टिट्यूट करो जिससे कि कॉस्ट रिड्यूस हो पाए बट विदाउट अफेक्टिंग द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, और यू कैन से फंक्शनलिटी ऑफ द प्रोडक्ट। नेक्स्ट इज वैल्यू एनालिसिस। वैल्यू एनालिसिस में यू विल find the activities involved in manufacturing the product and then identifying non-value adding activities and value adding activities from it. Non-value adding activities are those, if removed, they would not affect the quality of the product. Value adding are those, if removed, would affect the quality of the product. So in value analysis, you have to identify non-value adding activities and remove it from the process. लास्टली फंक्शनल एनालिसिस। समटाइम्स अपने बोलते हैं ना, चीनी जितना डालो उतना मीठा। ऐसा करने के चक्कर में, जैसे मार्केट रिक्वायरमेंट पूरा फुलफ़िल करने के चक्कर में कॉस्ट बढ़ जाता है, बट कुछ ऐसे फीचर्स आपके प्रोडक्ट में चले गए होंगे जिसका ज़रूरत लार्ज पॉपुलेशन को नहीं भी हो सकता है। आपने उसको डालने के लिए सोचा था कि डिफरेंशिएटेड होगा, अच्छा रहेगा, तो आपको ऐसे कुछ अनवांटेड फीचर्स हटाने हैं जिससे प्रोडक्ट का बेसिक यूटिलिटी चेंज ना हो, और वो अनवांटेड फीचर्स हट जाए तो कॉस्ट कम हो सकता है। मतलब वो गुड टू हैव फीचर्स जो है उसको निकालिए, दैट इज़ फंक्शनल एनालिसिस। होता तो अच्छा होता, उसको निकाल दीजिए। जैसे गाड़ी में पैनोरामिक सनरूफ होता है ना आजकल, कि आप स्लाइड कर लो और बच्चे ऊपर से खड़े होकर देखेंगे, वो वाला सनरूफ गुड टू हैव फीचर है। वो बनाने के लिए अगर आपका कॉस्ट ज़्यादा लग रहा है तो यू शुड रिमूव दैट इफ़ यू हैव टू अचीव अ कॉस्ट रिडक्शन टारगेट। ओके, सो फंक्शनल एनालिसिस इज दैट। 3 बताया मैंने, वैल्यू इंजीनियरिंग, वैल्यू एनालिसिस एंड फंक्शनल एनालिसिस। इसमें एक बात और याद रखनी है आपको कि जब भी आप आंसर लिखें अपना, वैल्यू का मतलब आप बहुत अच्छे से बता सकते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ वैल्यू। ओके, वन इज़ कॉस्ट वैल्यू। कॉस्ट वैल्यू मीन्स जितना खर्चा लगा टू मैन्युफैक्चर एंड सेल एन आइटम। सेकेंड इज़ एक्सचेंज वैल्यू। इट इज़ द प्राइस विच कस्टमर इज़ प्रिपेयर टू पे फॉर द प्रोडक्ट और सर्विस। Third is use value, which is the purpose that product will fulfill. And fourth is the esteem value, which is the prestige a customer attaches to the product. Okay, so cost value is the bare minimum value for any product or service, because उसमें उतना खर्चा ही लग गया। Exchange value जो मार्केट में उसका प्राइस फेच किया जा सकता है, what customer is willing to pay. Use value is based on the purpose that it will fulfill. Esteem value is prestige से जुड़ा हुआ, right? So people may possess luxurious cars for their esteem value, not because उसका कॉस्ट उतना ज़्यादा, उसका कॉस्ट बहुत कम भी हो सकता है, बट फिर भी उसको पोजेस करना अच्छा लगता है बिकॉज वो इसमें प्रेस्टीज महसूस करते हैं। यूज़ वैल्यू से एग्जैक्ट पर्पस फुलफिल होता है। एक्सचेंज वैल्यू मार्केट प्राइस को भी आप बोल सकते हो, और कॉस्ट वैल्यू कॉस्ट को बोल सकते हो। सो वैल्यू एनालिसिस, वैल्यू इंजीनियरिंग या फंक्शनल एनालिसिस करते वक्त हम कहते हैं कि आपको सबसे ज़्यादा यूज़ वैल्यू पे ध्यान देना है, ना कि बाकी और वैल्यू पे। यानी कि आई विल से यूज़ वैल्यू पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, ना कि एस्टीम वैल्यू पे। एस्टीम वैल्यू कितना चाहिए वो फंक्शनल एनालिसिस कर करके हम जान सकते हैं, बट यूज़ वैल्यू हर प्रोडक्ट का हमेशा बरकरार रहना चाहिए। सो
entire cost reduction exercise is based on just one understanding कि use value intact रहे, rest all value यानी कि basically esteem value ना हो तो भी चलता है. जैसे कि एक example है बहुत famous जो हम लोग क्लास में भी पढ़ते हैं, वो है कि किसी को अगर कोई चेयर चाहिए बैठने के लिए तो उस चेयर में रिक्लाइनिंग फैसिलिटी एस्टीम वैल्यू हो सकती है, यूज़ वैल्यू हो सकती है कि बैठने काम आना चाहिए, तो बैठने का अपहोल्स्ट्री होना चाहिए, राइट. सो रिक्लाइनिंग होना नहीं होना वो एक एक्स्ट्रा फंक्शन है जिसको आप रिमूव कर दोगे तो बेसिक यूटिलिटी यानी यूज़ वैल्यू बरकरार रहेगी, कॉस्ट कम होगा. सो डिपेंडिंग अपॉन द प्राइस दैट अ प्रोडक्ट कैन फेच एंड द कॉस्ट that is the minimum amount that you have to recover, you can decide how much esteem value you can add to your products. तो ये पॉइंट अगर आप आंसर में लिखते हो आप तो आपका आंसर का क्वालिटी बढ़ जाता है, स्पेशली इन केस स्टडीज केस. ओके, दैट्स ऑल इन दिस. सो टारगेट कॉस्टिंग में फ्रेंड्स 2-3 और टॉपिक है छोटे छोटे से, जैसे कि डीलिंग विथ वैल्यू एनालिसिस और इंजीनियरिंग करते वक्त वी कैन आस्क सेवरल क्वेश्चंस. This will help you to write case study questions also, like what else we need to do while doing value analysis or engineering. These questions are written in several case studies which we study. Can we eliminate functions from the production process? Can we eliminate some more durability or reliability? These are all the questions that we are asking in order to be able to reduce the cost. Can we minimize the design? Can we design the product better for the manufacturing process? Can we substitute parts? Can we combine steps? Can we take suppliers assistance? Or is there any better way? So क्या क्या क्वेश्चंस एक बार आप फिर से सुनिए कि क्या हम कुछ फंक्शंस को हटा दें, क्या हम कुछ ड्यूरेबिलिटी और रिलायबिलिटी को कम कर दें, क्या हम कोई डिज़ाइन का मिनिमाइजेशन कर दें, क्या हम इस तरह से डिज़ाइन करें कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में वो ईजिली प्रोड्यूस हो पाए, क्या कोई पार्ट्स बदल दे, क्या कोई स्टेप्स कंबाइन कर दे, क्या सप्लायर्स असिस्टेंस ले, या और कोई बेहतर तरीका है. और मेनी टाइम्स हम लोग कहते हैं टारगेट कॉस्टिंग में अगर आप एक लेवल जो अपना सेट किया कॉस्ट रिडक्शन का वो अचीव नहीं कर पा रहे हो, स्टिल यू कैन लॉन्च द प्रोडक्ट सो दैट यू डोंट लूज द मार्केट. And then you can do Kaizen and look for small improvements gradually which will make the product profitable in the long run. So target costing में एक पॉइंट और आता है कि कंट्रोल पॉइंट्स होने चाहिए पूरे प्रोजेक्ट का. जैसे you have to first identify principal control points. These are basically the milestones that you have to have. Otherwise आप वैल्यू इंजीनियरिंग एनालिसिस करते रह जाओगे और मार्केट रिक्वायरमेंट तब तक ऑब्सोलीट हो जाए. इसलिए नेक्स्ट है पॉइंट ऑफ गो और नो गो डिसीजन. आपको पता होना चाहिए कि किस सिनेरियो तक अगर ये रिज़ल्ट नहीं आया तो हम आगे नहीं जाएंगे, या फिर आया तो हम आगे जाएंगे. एंड milestones can be in terms of timer or in terms of points. So some companies may gamify this entire process of target costing by assigning points to different situations or events that may occur during cost reduction exercise. Or you can just have a simple timer कि इतने दिन में अगर इतना cost reduce हुआ तब तो आगे जाना, नहीं तो नहीं जाना है. So control points होते हैं कि आपको पहले principal control points खोजने पड़ेंगे, बिकॉज टारगेट कॉस्टिंग में मेनी टाइम्स ऐसा होता है कि सेविंग्स ड्यू टू कॉस्ट रिडक्शन इफ़ नॉट हार्नेस्ड विद इन ड्यू टाइम then there will be actually no savings. Cost of carrying the research and this keeping on doing cost reduction exercise can be really costly. So you have to have different control points जिससे कि वो short time में launch हो पाए. और सेकेंड है पॉइंट ऑफ गो नो गो. थर्ड है माइलस्टोन को मेजर कैसे करेंगे. Lastly, to implement a target costing system, there are certain steps. Step number 1 is create a project charter. That is the whole objective of the project. You should have in written terms, full documentation to be done. What is the expectation? What is the volume? What is the target price? What is the capital employed? What will be the return on capital employed? So what is the target cost? What was the prototype cost? So full documentation should be done. Then obtain a management sponsor. That means someone from top management should be involved.
obtain a budget because target costing exercise is going to involve resources, so there should be a budget. Assign a strong team manager, जो भी target costing exercise कर रहे हैं उसका team manager बहुत strong होना चाहिए. Enroll full time participants, मतलब आप एक separate team बना के target costing exercise करवाइए, वरना क्या होता है कि अगर आप existing जो लोग काम कर रहे हैं उनको अपने बोलेंगे spare time में आप ये सब करके देखो, तो वो कहीं ना कहीं successful नहीं होता है. एंड लास्टली एक चैप्टर पहले सिलेबस में होता था प्रोजेक्ट मैनेजमेंट नाम का, बट एक अलग ही पढ़ाई है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. ओके, CMA वाले पढ़ते हैं सिर्फ अभी. QT का पोर्शन है, उसके कुछ टूल्स एंड टेक्निक्स होते हैं जिससे कि वो प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल कराया जा सकता है. जो जब भी कोई यूनिक काम किसी कंपनी में लिया जाता है जिसका स्केल बड़ा हो और जो फ्यूचर में लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स देगा, उस काम को हम लोग प्रोजेक्ट बोलते हैं. इट इज़ नॉट अ नॉर्मल वर्क, इट इज़ कॉल्ड एज प्रोजेक्ट. तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल यूज़ करने से टारगेट कॉस्टिंग थोड़ा बेटर इम्प्लीमेंट हो सकता है. तो आई जस्ट रिपीट द 6 स्टेप्स दैट आई said earlier. First is you have to have a project charter. Second is management sponsor. Third is budget. Fourth is strong team manager. Fifth is full-time participants. And sixth is you may use project management tools. I will also repeat 3 control points. That is 3 control points में पहला you have to have different principal control points. Second, point of go no go. And third is milestones can be in terms of timer or in terms of points. And then there were several questions that you need to ask while doing value analysis engineering, कि आप क्या फंक्शंस कम कर सकते हैं, ड्यूरेबिलिटी रिलायबिलिटी कम कर सकते हैं, डिज़ाइन कम कर सकते हैं, डिज़ाइन ऐसा कर सकते हैं जिससे प्रोसेसिंग ईजी हो, पार्ट सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, स्टेप्स कंबाइन कर सकते हैं, या सप्लायर का असिस्टेंस ले सकते हैं, या कोई और तरीका, या फिर लॉन्च करो और बाद में धीरे धीरे काइजन से कॉस्ट इम्प्रूवमेंट करते रहो. Okay, so that's all in this target costing. Okay दोस्तों, तो we are starting with our new chapter or the first chapter in this podcast series, life cycle costing. लाइफ साइकिल कॉस्टिंग फ्रेंड्स, अगर हम पास पेपर्स को देखें तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहा है, और हम उम्मीद करते हैं कि इस बार भी कुछ ना कुछ लाइफ साइकिल कॉस्टिंग से एग्ज़ाम में आएगा. कभी थ्योरी आया है तो कभी प्रैक्टिकल आया है, तो इस बार भी कुछ भी आ सकता है. सो क्विकली हम लोग लाइफ साइकिल कॉस्टिंग को गो थ्रू करेंगे. फेजेस के नाम सबको याद रहते हैं लाइफ साइकिल कॉस्टिंग में, कि एक प्रोडक्ट 4 फेज से गुजरता है: इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी और स्टेबलाइजेशन एंड डिक्लाइन फेज़. हम चूकते कहाँ पर है फ्रेंड्स, कि इंट्रोडक्शन स्टेज के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं और एक कंपनी को क्या स्ट्रैटेजी लेनी पड़ती है इंट्रोडक्शन स्टेज में. सिमिलरली हमें नहीं ध्यान रहता कि ग्रोथ में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है और स्ट्रेटजीज़ है, और मैच्योरिटी और डिक्लाइन के भी कैरेक्टरिस्टिक और स्ट्रेटजीज़ क्या है. सो अगर आप ध्यान से इस ऑडियो को सुनेंगे तो आपको मैं समझा पाऊँगा कि कौन सा स्टेज पे कौन सा कैरेक्टरिस्टिक और स्ट्रेटजीज़ इंपॉर्टेंट है, जिससे एग्ज़ाम में कमेंट बेस्ड या एप्लीकेशन बेस्ड कोई ना कोई क्वेश्चन हमेशा पूछा है. सो इंट्रोडक्शन स्टेज में प्रोडक्ट अपने एकदम नए नए मार्केट में लॉन्च हुए हैं. Competition is almost negligible and profits are obviously non-existent. So length of introduction stage differs from product to product depending upon various factors. The characteristics of this stage are: decisions about the product, branding, packaging and labeling are taken by the company. High distribution and promotional expenses will be there to market the product. Profits are low or negative due to initial volume is very low. Pricing may be low if you are doing penetration, or maybe high if you are doing skimming. Huge efforts to attract various marketing channels. Aggressive promotional efforts are done to increase awareness about the product. Product refinements are not possible because it has just been introduced. Few competitors start producing your basic version of the product. Focus on those buyers who are most ready to buy your product. स्ट्रैटेजीज़ क्या लेनी चाहिए कंपनी को इन इंट्रोडक्शन स्टेज? अट्रैक्ट कस्टमर्स बाय रेजिंग अवेयरनेस ऑफ द प्रोडक्ट थ्रू प्रमोशनल एक्टिविटीज़. इंड्यूस कस्टमर्स टू ट्राई एंड बाय द प्रोडक्ट. स्ट्रेंथनिंग और एक्सपेंडिंग चैनल एंड सप्लाई चेन रिलेशनशिप्स. देन building on the availability and visibility of the product that boosts channel intermediaries to support the product, and setting price in alignment with the competitive realities of the market. This is all about introduction stage. Now comes the growth stage. Growth stage में product का sales expand होना शुरू होता है, क्योंकि अब कस्टमर अवेयर हो चुका है, कॉम्पिटिटर्स मार्केट में एंट्री लेना शुरू करते हैं, और
प्रॉफिट थोड़ा डिक्रीज करना शुरू करता है टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ग्रोथ स्टेज. So characteristics are high volume of business can be expected. Sales increase at an increasing rate in early growth stage, but towards the end of growth stage, sales will slightly start falling, and that also affects the profit. New channels are needed to handle additional volumes that you're planning for maturity. Shift of emphasis from product awareness to product conviction. Overall strategy for trade-off between high profit and high market share. Improving or adding features on strategic lowering of prices to attract buyers. Same promotional spending or slightly higher. थोड़ा खर्चा ज़्यादा करेंगे. Educating market is main goal about your product. The length of growth stage varies according to nature of the product and competitive reactions. The strategies that you need in growth stage is to establish a clear brand identity, maintain control over product quality to assure customer satisfaction, maximize availability through strong distribution channel, balance between price and demand as per price elasticity. Overall strategy shifts from acquisition to retention of customers, from motivating product trial to generate repeat purchases and building brand loyalty. Development of long-term relationship with customers and partners for the maturity stage are necessary. Value-based pricing strategies may be considered. Leverage the product's perceived differential advantages to secure a strong market position. See, what I'm doing is I'm just reading the raw theory, what you need to know in growth stage, because question can be framed from any of these terms. Like in May 18 exam, there was a question, May 18 or November 18 exactly, I'm not able to recall right away, but एक क्वेश्चन था वहाँ पर जिसमें 20 मार्क का क्वेश्चन था. आपको सिर्फ डिफरेंट जम्बल्ड कैरेक्टरिस्टिक और स्ट्रेटजीज दिए हुए थे और उसमें से चुनना था कि कौन सा किस स्टेज को बिलोंग करता है. तो अगर आप ये पूरा नहीं सुनेंगे तो कहीं ना कहीं आपका भी एग्ज़ाम में वैसा टाइप का क्वेश्चन स्किप हो जाएगा, और इसको अगर ध्यान से सुन लेंगे तो आप डिफरेंट स्टेजेस के बारे में एग्ज़ाम में भी लिख पाएंगे. नाउ आई एम कमिंग टू थर्ड मैच्योरिटी स्टेज. यहाँ पर सेल्स बहुत ज़्यादा बढ़ता है बट एट ए डिक्रीजिंग रेट. सेल्स लेवल आपका इंटेंसीफाई हो जाता है, मास प्रोडक्शन शुरू होता है, बट एट द सेम टाइम प्राइस वॉर शुरू हो जाती है. इट पोजेस डिफ़िकल्ट चैलेंजेस. द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स आर इंडस्ट्री में कैपेसिटी बढ़ जाती है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, पॉपुलेशन ग्रोथ एंड रिप्लेसमेंट डिमांड गवर्न फ्यूचर सेल्स. सम लैगार्ड बायर्स स्टिल एंटर द मार्केट. अभी भी कुछ नए बायर्स आते रहते हैं जो लेट लतीफ़ होते हैं. लैगार्ड माने लेट लतीफ़. प्रॉफिट स्टार्ट टू डिक्लाइन. No new distribution channels to fill. Customers start moving towards other products and substitutes. Strong marketing challenges. High R&D budgets. R&D budgets are high here for two reasons. One, you want to create new utility for your product so that maturity life can be increased, or you want to go divest from the product and enter into a new segment altogether. So you start spending more on R&D when you are on maturity stage. Strategies क्या है? Strong marketing efforts are needed to win over the competitors' customers. Product features may be improved or enhanced to differentiate product from that of the competitors. Prices may have to be reduced to attract price-sensitive customers. Various sales promotion incentives are necessary for the consumers as well as dealers to maintain their interest in the product. Promotion सिर्फ customers के साथ ही नहीं, आपको अपने सारे dealers distributors के साथ भी करने पड़ते हैं. Distribution becomes more intensive and incentives may be offered to encourage product over competing products. Last stage is decline stage. Decline stage में volume गिरने लगेगा, आपका product का demand disappear करेगा, बेटर और लेस कॉस्टली सब्सटीट्यूट्स मार्केट में मिल रहे होंगे, और कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि सेल्स ऑफ मोस्ट प्रोडक्ट ड्रॉप टू ज़ीरो और मे रिमेन एट लो लेवल. सेल्स डिक्लाइन फॉर अ नंबर ऑफ रीजंस लाइक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, कस्टमर्स shift in taste preference. Profit also starts declining and number of organization producing the products drops. Strategies that you need for decline stage are: products can be maintained in market by differentiation, keeping low cost for some more time by adding certain new features and finding new uses. The firm can continue to offer the product to its loyal customers in a niche segment, local market में at a reduced price. Firm can even discontinue the product. They can use the product as replacement product for launching another new product successfully in the market. The various marketing decisions in decline stage will depend on the fact that whether it is being revived or given a new
lease of file or left unchanged if it is being liquidated. The price may be maintained or reduced drastically if liquidated. The idea is in strategy of decline stage, the aim has to be identified कि वो कंपनी प्रोडक्ट रखना चाहता है मार्केट में, कि वो प्रोडक्ट को यूज़ करके नया कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहता है. उसी के ऊपर मार्केटिंग एक्सपेंस भी डिपेंड करता है. इन जनरल हम ऐसा भी पढ़ते हैं कि डिक्लाइन स्टेज में आके मार्केटिंग एक्सपेंस कंपनी का बढ़ जाता है, बिकॉज अब वो प्रोडक्ट को कोई ख़रीद ही नहीं रहा, कोई स्टोर में भी नहीं रखना चाह रहा, तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी लॉस्ट हो चुका है. एज ए रिज़ल्ट हम चाहते हैं कि ये प्रोडक्ट मार्केट में फिर भी बना रहे, तो आपको इसका मार्केटिंग एक्सपेंस बढ़ाना पड़ता है. फ्रेंड्स, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग का एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में, जिसमें हम आपसे पूछते हैं कि इम्पैक्ट ऑन यूनिट सेलिंग प्राइस एंड एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट एट ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या हो सकता है. जैसे इंट्रोडक्शन स्टेज पे आपको अगर ये आंसर लिखना पड़े तो आप बोलेंगे यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल बी वेरी हाई. अगर आप स्किमिंग पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं तो प्राइस विल ऑल्सो बी वेरी हाई. Because of very high promotional cost, you want to also not compromise on high profit margins, so price will be also high. In growth stage, unit selling price को हम थोड़ा सा कम कर देते हैं, it reduce than introduction stage, because competitors offering similar product would take away the uniqueness of your product, and to gain market share the price have to be lower to attract to larger segment of customers. कॉस्ट भी घटता है ग्रोथ स्टेज में बिकॉज ऑफ बल्क परचेजिंग डिस्काउंट, जिसको आप इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी बोलते हो. सेकंड, लर्निंग इफेक्ट के कारण, लर्निंग कर्व इफेक्ट जो हम लोग पढ़ते हैं अलग चैप्टर में भी, उसके कारण. फिर लार्जर प्रोडक्शन बैचेस ड्यू टू इंक्रीज इन स्केल ऑफ ऑपरेशन विल ऑल्सो रिड्यूस द यूनिट ओवरहेड कॉस्ट. एंड प्राइस, एज आई टोल्ड यू, ग्रोथ स्टेज में हमें गिराना पड़ता है क्योंकि हमारा यूनिकनेस लॉस्ट हो जाता है, थोड़ा बहुत कॉम्पिटिटर्स अपना प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर देते हैं इसलिए, और हमें भी मार्केट में शेयर लाना है थोड़ा एक्स्ट्रा इसलिए. मैच्योरिटी स्टेज में प्राइस और कम किया जा सकता है, बेसिकली प्राइस वॉर शुरू हो जाती है. बट अदरवाइज़ एक और सजेशन यहाँ पे अपने लिख सकते हैं एग्जाम में कि प्राइस कैन स्टिल बी मेंटेन बाय गिविंग आवर some additional features in the product so that product is differentiated also and customers don't ask for very low price. थोड़ा आप एड ऑन डाल कर प्राइस को मेंटेन करिए और एड ऑन से प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट करिए. यूनिट प्रोडक्शन कॉस्ट इसमें कांस्टेंट रहता है, बहुत ज़्यादा नहीं गिरता. डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट विल रिमेन कांस्टेंट. If procurement is lower than the growth phase, it might even lead to slightly higher prices since supplier may not extend bulk discount. ग्रोथ से कभी कभी प्राइस यहाँ पे बढ़ सकता है, कॉस्ट बढ़ सकता है बिकॉज आपका सप्लायर से जो डिस्काउंट आता है वो अगर कम हो गया, तो अगर आपने वॉल्यूम कम कर दिया तो फिर बेनिफिट्स ऑफ एफिशिएंट प्रोडक्शन आपको मिलता है डेफिनेटली लर्निंग इफेक्ट के कारण, और लेबर कॉस्ट कम भी हो सकता है, या फिर हो सकता है लर्निंग अब तक लॉस्ट हो गया हो, तो लर्निंग कॉस्ट यानी कि लेबर कॉस्ट जो लर्निंग के कारण हो रहा होता है वो आपका कहीं ना कहीं कांस्टेंट भी हो सकता है. थर्ड इज़ स्केल ऑफ प्रोडक्शन अगर बढ़ नहीं रहा तो ओवरहेड कॉस्ट भी आपका कांस्टेंट हो जाता है. तो बेसिक आइडिया ये कि मैच्योरिटी स्टेज में आप बोलेंगे कॉस्ट कांस्टेंट ज़्यादा मिलने का चांस होता है देन रिड्यूसिंग. इंट्रोडक्शन से कम हुआ कॉस्ट ग्रोथ में आके, बट ग्रोथ के मुकाबले मैच्योरिटी में ज़रूरी नहीं कि कॉस्ट कम होगा. और इसका रीज़न क्या है कि शायद आपका वॉल्यूम लिमिटेड हो चुका है, आपकी ग्रोथ स्टैगनेंट हो चुकी है, आपके बैच साइज़ भी अब और बढ़ नहीं रहे, और लर्निंग भी कभी कभी कांस्टेंट हो जाता है. समटाइम्स आप लर्निंग में और बेटर कुछ कमा पाते हो, यानी कि सेव कर पाते हो, तो एक्स्ट्रा डिस्काउंट वगैरह ऑफ़र करने के चक्कर में कॉस्ट पता चलता है सेम ही रहता है, या प्रॉफिट मार्जिन ना बोल सकते हो, सेम ही रहता है. लास्टली डिक्लाइन स्टेज में अगर हम आते हैं तो यहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट यानी कि वेरिएबल कॉस्ट बढ़ने का चांस होता है बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा मार्केटिंग कॉस्ट, और प्राइस डिक्रीज होता है बिकॉज कस्टमर्स नाउ डू नॉट वांट योर प्रोडक्ट. कॉस्ट बढ़ता है और प्राइस घटता है. टू सम अप, इंट्रोडक्शन में प्राइस विल बी हाई, कॉस्ट विल बी हाई. ग्रोथ में प्राइस विल बी लोअर टू अट्रैक्ट मोर कस्टमर्स, and cost will also get lowered because of economies of scale and learning effect.
Maturity में your cost may remain constant but price will reduce because of price wars, or you may maintain the price by giving some add-on. Decline में cost will increase because of lost economies of scale, lost learning, or increase marketing expenses. And decline में you will have a lower selling price, very lower selling price, because customers do not want any product like yours. They have more advanced products in the market. Okay, so this was one important thing in your life cycle chapter. So now I'm talking about characteristics, benefits, uses और importance of life cycle. अभी किसी एक फेज़ का बात नहीं कर रहे, ओवरऑल लाइफ साइकिल कॉस्टिंग का बात कर रहे हैं. एंड इट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्ज़ाम. जंबल्ड हो जाते हैं हम एग्ज़ाम में. अगर हमसे पूछ ले कैरेक्टरिस्टिक्स लिखो तो हम बेनिफिट्स लिख देते हैं, बेनिफिट्स लिखने बोलो तो हम कैरेक्टरिस्टिक लिखाते हैं, हमें इंपॉर्टेंस लिखने बोलो तो हम बेनिफिट्स लिखाते हैं. सो 3 अलग अलग चीज़ हैं, कैरेक्टरिस्टिक, बेनिफिट्स, यूजेस और इम्पॉर्टेंस. यूजेस और इम्पॉर्टेंस एक ही है, कैरेक्टरिस्टिक अलग है, बेनिफिट्स अलग है. तो फर्स्ट आई एम टॉकिंग अबाउट कैरेक्टरिस्टिक. 6 कैरेक्टरिस्टिक है. 6 में पहला पॉइंट आ रहा है कि लाइफ साइकिल में 4 फेज़ होते हैं, वो आपको नाम मालूम है. दूसरा, प्रोडक्ट कॉस्ट रेवेन्यू. प्रोडक्ट कॉस्ट और रेवेन्यू का पैटर्न प्रेडिक्टेबल होता है. करेक्ट. लाइफ साइकिल में कॉस्ट पे क्या इम्पैक्ट आएगा डिफरेंट फेजेस में और रेवेन्यू क्या पैटर्न फॉलो करेगा, ये प्रेडिक्टेबल होता है. जैसे कि हमने पिछले ऑडियो में भी ये सुना था कि कॉस्ट और प्राइस पर क्या इम्पैक्ट आता है. इवन प्रॉफिट पर यूनिट भी वेरी करता है इन प्रेडिक्टेबल पैटर्न. देन ईच स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल पोजेस डिफरेंट थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़. देन वी हैव, हर स्टेज का अपना फंक्शनल एम्फेसिस होता है कि किस स्टेज पर आपको R&D करना चाहिए, किस स्टेज पे आपको कॉस्ट कंट्रोल पे ध्यान देना चाहिए. जैसे कि डिक्लाइन फेज़ पे आपको कॉस्ट पे ध्यान देना चाहिए, मैच्योरिटी फेज़ में आपको R&D पे ध्यान देना चाहिए. और अगर आप प्लान अच्छा करोगे तो आप प्रोडक्ट का लाइफ बढ़ा पाओगे. ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का मेन खासियत है. तो कैरेक्टरिस्टिक में वापस रिपीट करता हूँ दोस्तों, 6 कैरेक्टरिस्टिक है. पहला कैरेक्टरिस्टिक है कि 4 फेजेस हैं, नाम आपको लिखना है. दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है कि कॉस्ट और रेवेन्यू प्रेडिक्टेबल पैटर्न फॉलो करते हैं. थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है प्रॉफिट पर यूनिट भी वेरी करता है प्रेडिक्टेबली. फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक है कि हर स्टेज का अपना थ्रेट अपॉर्चुनिटीज़ होता है, जिसके कारण आप डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्ट्रेटजीज फॉलो करते हैं. फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक है कि हर स्टेज का अपना फंक्शनल एम्फेसिस अलग है. जैसे कि R&D ज़्यादा करना चाहिए मैच्योरिटी फेज़ पे टू फाइंड आउट द न्यू यूजेस, एंड कॉस्ट कंट्रोल करना चाहिए इन डिक्लाइन स्टेज. सिक्स्थ कैरेक्टरिस्टिक है कि आपको लाइफ ऑफ प्रोडक्ट बढ़ाने का आइडियाज़ आ सकता है थ्रू प्रोडक्ट लाइफ साइकिल. नेक्स्ट आई एम कमिंग टू बेनिफिट्स ऑफ लाइफ साइकिल कॉस्टिंग. 7 बेनिफिट्स के बारे में बात की जा रही है. पहला बेनिफिट है अर्लियर एक्शन आप ले सकते हो टू जनरेट रेवेन्यू और टू लोअर कॉस्ट. मतलब पहले से प्लान कर सकते हैं कि रेवेन्यू कैसे बढ़ाया जाए और कॉस्ट कब घटाया जाए, प्रोएक्टिव मेजर्स. सेकेंड बेनिफिट आ रहा है कि यू हैव मोर एक्यूरेट एंड रियलिस्टिक असेसमेंट थ्रू लाइफ साइकिल कॉस्टिंग ऑफ रेवेन्यू एंड कॉस्ट of each stage, so you can take decisions as per the stage of the product. थर्ड बेनिफिट है लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड, ये ज़्यादा फेवर करता है देन शॉर्ट टर्म प्रॉफिटेबिलिटी. फोर्थ बेनिफिट है कि यहाँ पर हम लोग टोटल इंक्रीमेंटल कॉस्ट पे ध्यान दे सकते हैं जो अदरवाइज़ हमें पता नहीं चलता. डिफरेंट स्टेजेस का एक्स्ट्रा कॉस्ट क्या लग रहा है वो हमें मालूम पड़ सकता है यहाँ पर. फिफ्थ स्टेज है कि आपका इफ़ेक्टिवनेस ऑफ लाइफ साइकिल प्लानिंग बढ़ जाता है बिकॉज ऑफ लॉन्ग टर्म पिक्चर ऑफ अ प्रोडक्ट लाइन प्रॉफिटेबिलिटी. तो आप इफ़ेक्टिवनेस बढ़ा सकते हो. सिक्स्थ बेनिफिट है आप मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को बेटर कंट्रोल कर सकते हो. सेवेंथ बेनिफिट है प्रोडक्ट कॉस्ट बहुत अच्छे से ट्रेस होता है, यानी कि R&D कॉस्ट जैसे एग्जांपल ले लीजिए, किस प्रोडक्ट पे कितना लगा और उस प्रोडक्ट से फिर आप R&D करके कितना वॉल्यूम निकाल सकते हो वो आप ट्रेस कर सकते हो, विच इज़ पॉसिबल थ्रू लाइफ साइकिल. एक बार फिर से बोलूँगा, 7 बेनिफिट है. अर्लियर एक्शन, प्रोएक्टिव एक्शन टू जनरेट रेवेन्यू और टू लोअर कॉस्ट. सेकेंड है बेटर डिसीजन फॉर ईच स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल. थर्ड है लॉन्ग टर्म रिवॉर्डिंग. फोर्थ है टोटल इंक्रीमेंटल कॉस्ट आपको हर स्टेज का पता चलता है. फिफ्थ है
आपका इफेक्टिवनेस ऑफ प्लानिंग बढ़ जाता है, बिकॉज आप हर प्रोडक्ट का लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी जानते हो। 6th है कंट्रोल ऑफ कॉस्ट, हर स्टेज पे कितना करना है। 7th है ट्रेसेबिलिटी ऑफ कॉस्ट। लास्टली वी हैव यूजेस और इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। यूजेस में पहला पॉइंट आ रहा है प्लानिंग टूल, कि लाइफ साइकिल को आप प्लानिंग टूल की तरह यूज़ करें। दूसरा पॉइंट है कंट्रोल टूल, यहाँ पे आप बहुत सारा कंट्रोल मेजर्स डेवलप कर सकते हैं डिफरेंट फेजेस के हिसाब से। थर्ड है फोरकास्टिंग टूल, जिससे आपको पता चलता है कि फ्यूचर में मेरा प्रोडक्ट कॉस्ट और रेवेन्यू और प्रॉफिट क्या होने वाला है, आप थोड़ा फोरकास्ट कर सकते हो। और उतना ज़्यादा लाइफ साइकिल फोरकास्टिंग में हेल्प नहीं करता, बट स्टिल आपके क्वेश्चंस के आंसर्स में ऐसा लिखा हुआ है कि ये फोरकास्टिंग में भी आपको हेल्प करता है। ओके, सो लास्ट एक और आप बोल सकते हो ट्रेसेबिलिटी। वन मोर पॉइंट दैट यू कैन ऐड इज ट्रेसेबिलिटी ऑफ कॉस्ट, विच गिव्स यू idea of everything what is happening with the product throughout its life cycle. So uses और importance of life cycle में planning tool आपको पता चल जाएगा हर स्टेज में क्या स्ट्रेटजी लगानी है। कंट्रोल टूल, जिससे कि आपने जो सोचा वो आप कर पा रहे कि नहीं। थर्ड इज़ फोरकास्टिंग टूल, नॉट वेरी हेल्पफुल बट स्टिल हेल्पफुल, कि आपको हर स्टेज में कितना स्टैट्स चाहिए, जैसे कि कितना टाइम आप रहोगे उस स्टेज में, कितना वॉल्यूम आपको उसमें बनाना है या सेल करना है, वो आपको पता चल सकता है। आप कोशिश करोगे तो आप लाइफ साइकिल में यही काम है। और लास्टली ट्रेसेबिलिटी ऑफ कॉस्ट, it helps us to identify costs at different stages and also to trace the cost for different products, which helps in better control also. In turn, all four are interrelated. So this is all in, I will say, the entire life cycle costing. आपको मैंने ब्रीफ में क्या क्या पढ़ा दिया, स्टेजेस बताए, उसके सारे कैरेक्टरिस्टिक और स्ट्रेटजीज बताए। सेकेंड में मैंने आपको इम्पैक्ट ऑन कॉस्ट और प्रॉफिट ड्यूरिंग कॉस्ट और प्राइस ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल बताया। थर्ड मैंने अभी आपको कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ साइकिल, बेनिफिट्स एंड यूजेस बताया। ओके, सो दैट्स ऑल इन लाइफ साइकिल। So friends, I am doing now Pareto analysis with you. Pareto analysis को हम Pareto rule 80-20 rule भी बुलाते हैं। It was observed by Mr. Wilfred Pareto, an Italian economist in Milan, a city in Italy, that 80% of wealth was owned by 20% of its citizen and vice versa, कि 20% of wealth was owned by 80% of its citizen। फिर ये phenomenon को observe किया गया कि बहुत सारे इंडस्ट्रियल सिचुएशंस और मैनेजमेंट फिलोसॉफीज़ में भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि एप्लीकेबिलिटी ऑफ परेटो एनालिसिस। अभी हाल ही लास्ट टर्म में क्वेश्चन आया था इसके ऊपर कि आप प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट में इसको यूज़ कर सकते हो किस तरह से, कि 20% ऑफ प्रोडक्ट में अकाउंट फॉर 80% ऑफ टोटल सेल्स रेवेन्यू, एंड सिमिलरली 80% ऑफ प्रोडक्ट में अकाउंट फॉर योर कंपनीज 20% ऑफ सेल्स रेवेन्यू। ध्यान रहे, रिलेशनशिप याद रखेंगे। जब प्राइसिंग में परेटो को यूज़ कर रहे हैं तो रिलेशनशिप इज़ बिटवीन प्रोडक्ट का काउंटिंग एंड सेल्स रेवेन्यू फ्रॉम दैट। ओके, product accounting and sales revenue. So 20% of the product may account for 80% of sales revenue, and similarly 80% of the product can account for 20% of sales revenue. तो ज़्यादा केयरफुल प्राइसिंग आपको करना होता है जिससे आपको 80% रेवेन्यू आ रहा है। ओके, नेक्स्ट कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी में आप इसको यूज़ कर सकते हो, कितने कस्टमर और कितने प्रॉफिट। जैसे प्राइसिंग में कितना प्रोडक्ट कितना रेवेन्यू, कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी में कितने कस्टमर कितना प्रॉफिट। सो 20% ऑफ कस्टमर में गिव यू 80% ऑफ टोटल प्रॉफिट, सिमिलरली 80% ऑफ कस्टमर गिव यू 20% ऑफ टोटल प्रॉफिट। सो यू हैव टू फोकस मोर ऑन दोज कस्टमर्स हु आर गिविंग यू हायर रेवेन्यू और प्रॉफिट। रेवेन्यू लेके भी हो सकता है, नंबर ऑफ कस्टमर्स उनका रेवेन्यू ले लीजिए, बट बेटर है कि प्रॉफिट लीजिए। रेवेन्यू उतना बेनिफिशियली आपको नहीं बताएगा, किसी किसी कस्टमर का रेवेन्यू ज़्यादा है तो बट ऐसा भी होता है ना कि उसका प्रॉफिट बहुत कम है। सो यू शुड फोकस मोर ऑन प्रॉफिट देन रेवेन्यू। ओके, आपको एग्ज़ाम में वैसे कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस अलग से सम पूछा जाता है जो हम लोग स्ट्रेटजिक एनालिसिस ऑफ ऑपरेटिंग इनकम में पढ़ते हैं, जिसमें आपको कस्टमर का प्रॉफिट एनहांसमेंट कैसे किया जाए वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जिसका आंसर आप एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में के हिसाब से जाके देते हो कि हर कस्टमर को सर्विस करने का क्या क्या एक्टिविटी है, उस एक्टिविटी का क्या क्या कॉस्ट है,
और उस कॉस्ट को एक एक एक्टिविटी वाइज कम कैसे किया जा सकता है उसका कमेंट करना होगा. एनीवेज, थर्ड यूज़ ऑफ परेटो एनालिसिस इज स्टॉक कंट्रोल. 20% ऑफ टोटल आइटम्स ऑफ स्टॉक में कंप्राइज ऑफ 80% of your investment in stock. Okay, so you have to focus more on those 20%. Then applicability can be in activity based costing. 20% of cost drivers are responsible for 80% of total overhead cost. 20% कॉस्ट ड्राइवर 80% ओवरहेड कॉस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है. देन क्वालिटी कंट्रोल में 20% ऑफ कॉजेज मतलब गड़बड़ी, 20% ऑफ कॉजेज ऑफ गड़बड़ी, कॉजेज ऑफ डिफेक्ट्स आर रिजल्टिंग इन 80% ऑफ डिफेक्ट्स. 80% प्रॉब्लम का जड़ 20% कॉजेज है. सो यू हैव टू फोकस मोर ऑन दोज 20% दैट आर ब्रिंगिंग 80% प्रॉब्लम्स और 80% डिफेक्ट्स. सो वंस अगेन आई विल रिपीट, परेटो में विल्फ्रेड परेटो कीवर्ड, इटालियन इकोनॉमिस्ट कीवर्ड, मिलान में वेल्थ और पॉपुलेशन को लेकर 80-20 रूल इन्होंने लगाया. एप्लीकेबिलिटी में 5 नाम मैंने आपको बताया: प्राइजिंग, कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी, स्टॉक कंट्रोल, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, क्वालिटी कंट्रोल. प्राइजिंग में कैसे होगा? प्राइजिंग में 20% ऑफ आइटम्स 80% ऑफ रेवेन्यू लाते हैं. उसी तरह से 20% ऑफ आइटम 80% ऑफ प्रॉफिट लाते हैं, आप उसको भी ले सकते हो. एंड कस्टमर में 20% कस्टमर 80% रेवेन्यू लाते हैं या 80% प्रॉफिट लाते हैं. स्टॉक में 20% आइटम्स 80% कॉस्ट को कंप्राइज करते हैं. एबीसी में 20% कॉस्ट ड्राइवर 80% ओवरहेड कॉस्ट को कंट्रोल करते हैं. क्वालिटी कंट्रोल में 20% इश्यूज रदर एल से 20% का कॉजेज़ का लिस्ट में से 20% ही कॉज ऐसा है जो 80% प्रॉब्लम खड़ा कर रहा है. ओके, अब इसमें क्वेश्चन आ जाता है आपका कि परेटो एनालिसिस करके दिखाओ. आप अपना लिस्ट में 80-20 सेग्रीगेट करके दिखाओ. तो उसका तरीका क्या होता है? जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ. सोचो आपके सामने प्रोडक्ट है और कंट्रीब्यूशन है. डिफरेंट प्रोडक्ट्स नाम दिए हुए और उसका कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है. इसी प्रोडक्ट की जगह कस्टमर भी हो सकता है, उसका कंट्रीब्यूशन भी हो सकता है. तो स्टेप नंबर 1 आपको क्या करना है? सारा प्रोडक्ट को उसका कंट्रीब्यूशन के डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. ठीक है, स्टेप 1 अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर. स्टेप नंबर 2 उसका क्यूमुलेटिव वैल्यू ले लेना है, क्यूमुलेटिव कंट्रीब्यूशन ले लेना है. स्टेप नंबर 3 क्यूमुलेटिव परसेंट निकालना है. कैसे निकालना है? जैसे मान लीजिए फर्स्ट वाला वैल्यू, जैसे प्रोडक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो चुका है, तो जो फर्स्ट वाला प्रोडक्ट है वो हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन दे रहा है, उसका वैल्यू डिवाइडेड बाय क्यूमुलेटिव में जो लास्ट वाला आया. क्यूमुलेटिव का लास्ट वाला मतलब टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ द कंपनी. करेक्ट. सो फर्स्ट वाला का वैल्यू डिवाइडेड बाय लास्ट वाला क्यूमुलेटिव कंट्रीब्यूशन. सो दैट विल गिव यू क्यूमुलेटिव कंट्रीब्यूशन इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज. फिर से डिसेंडिंग ऑर्डर, सेकेंड इज क्यूमुलेटिव, थर्ड इज परसेंटेज ऑफ क्यूमुलेटिव. ओके, से फर्स्ट प्रोडक्ट इज गिविंग यू अ कंट्रीब्यूशन ऑफ 800 एंड उसका क्यूमुलेटिव वैल्यू भी 800 ही होगा. एंड सोचो लास्ट वाला प्रोडक्ट का क्यूमुलेटिव कंट्रीब्यूशन दिखा रहा है 2000. सो यू विल से percentage of cumulative contribution is 800 by 2000. So a percentage will come. Okay, now from the beginning you have to add top 80% contribution. approximately top 80% contribution आपको पकड़ना. एग्जैक्ट 80% नहीं मिलता, कभी 79 मिलता है, कभी 81 मिलता है, तो प्रेफर करते हैं 81. ओके, तो टोटल में पहला 81, मान लीजिए प्रोडक्ट में पहला 2 प्रोडक्ट से ही आपका 80% टच हो गया, तो वही 80% वाला मोस्ट केयरफुली मॉनिटर करने वाला प्रोडक्ट है. रेस्ट 20% थोड़ा सा लेस केयरफुली मॉनिटर करने से भी चलेगा. हम लोग बोलते हैं आप परेटो रूल से सिलेक्टिव कंट्रोल करो, एज इन कि फर्स्ट 80% पे टॉप मैनेजमेंट इन्वॉल्व रहे और रेस्ट 20% पे जूनियर मैनेजमेंट भी इन्वॉल्व रहे. फर्स्ट 80% पे आपको उसका प्रॉफिटेबिलिटी को सस्टेन करना है, उसके क्वालिटी को और इन्हेंस करनी है, और रेस्ट 20% पे आपको देखना है कि कैसे उसका भी प्रॉफिट 80% लेवल पे लाया जा सकता है. स्कोप है तो अच्छी बात है, नहीं तो उसमें से किसी को अगर आपको डिसकंटिन्यू करना है तो वो भी आप सोच सकते हैं. लिमिटेशन ऑफ परेटो यही है कि ये काम एक्सरसाइज करने में टाइम लगता है, कॉस्ट लगता है, एज वेल एज एक ही खाली लिमिटेशन है कि जो
लोअर रैंक वाला कस्टमर है या प्रोडक्ट है वो कम्प्लीटली इग्नोर हो जाता है, निगलेक्ट हो जाता है, जो भी हो सकता है फ्यूचर में अच्छा पोटेंशियल रखता हो. सो जस्ट कम्प्लीटली यू शुड नॉट डिसकंटिन्यू एनी प्रोडक्ट. यू शुड डू थॉरो एनालिसिस बिफोर डिसकंटिन्यूएशन ऑफ एनी ऑफ द प्रोडक्ट. सो दैट्स ऑल इन परेटो रूल. एग्ज़ाम में May 19 में ही अभी एक क्वेश्चन आया था. आई सजेस्ट कि आप वो एक बार ज़रूर अटेम्प्ट करके देख लें. ओके, तो मैं आपको भी बता रहा हूँ इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग. एक बार आप इसका क्रक्स समझ लीजिए, सो आपको इसके सारे पॉइंट्स बहुत इजी लगेंगे समझने के लिए. कि कंपनियां जो लार्ज स्केल पे ऑपरेट कर रही है, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह कर रही है, बड़ा बड़ा कंस्ट्रक्शन कर रही है, तो उनके ऊपर एक जिम्मेदारी डाली जानी चाहिए कि वो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कैसे करे. इसके लिए ये चैप्टर है. तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट करने के लिए पहले तो इन्वायरमेंट के प्रति कॉन्शियस होना ज़रूरी है. कॉन्शियस तब होंगे जब आप कभी भी कोई प्रपोजल वगैरह इवेलुएट कर रहे होंगे, तो उसको इवेल्युएशन करते वक्त खाली फाइनेंशियली ना देखें, आप इन्वायरमेंटली भी देखें कि उसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, प्रोजेक्ट का इम्पैक्ट इन्वायरमेंट पे क्या पड़ रहा है. अकॉर्डिंगली आप प्रपोजल्स को इम्प्लीमेंट करने का सोचें. नेक्स्ट बात आता है कि इन्वायरमेंट के लिए अभी सरकार भी बहुत ज़्यादा जागरूक हो चुकी है. तो जो इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा रही है कंपनियां, उनके ऊपर गवर्नमेंट बहुत सारे रेगुलेशंस इम्पोज कर रही है और इन्वायरमेंट रिलेटेड उनको प्रिवेंटिव मेजर्स लेने बोल रही है, अदरवाइज़ वो बिज़नेस को बंद करवा दिया जा रहा है. सो ये रेगुलेटरी जो कॉस्ट आ रहे हैं, कंप्लायंस कॉस्ट आ रहे हैं, वो बहुत ही ज़्यादा हो रहे हैं. इसलिए कंपनी न चाहते हुए भी अभी कॉन्शियस हो रही है इन्वायरमेंट के प्रति. और कुछ रिस्पॉन्सिबल कंपनियां होती है जो खुद ब खुद अपने इन्वायरमेंट को बचाने का सोचती है, तो वो कॉस्ट इनकर करती भी है. नाउ जब कॉस्ट इनकर कर रही है तो इन जनरल ये देखा गया कि सारे कॉस्ट ओवरहेड कैटेगरी में घुस जाते हैं. ओवरहेड में घुस जाने से कौन सा कॉस्ट फिर किस प्रोडक्ट के कारण लग रहा है ये पता नहीं चलता. तो हमें एक ऐसा टेक्निक चाहिए जिससे कि हम अपना इन्वायरमेंटल कॉस्ट जो इनकर कर रहे हैं वो हम ट्रेस कर पाएँ. ओके, चाहे हम मजबूरी में कर रहे हैं जैसे कि रेगुलेशन के कारण, या फिर खुद की इच्छा से कर रहे हैं, बट वो ट्रेस तो हो पाए, और ट्रेस होकर हम उसको अप्रोप्रिएटली अपने प्रोडक्ट्स को एलोकेट कर पाए, जिससे कि हम उस प्रोडक्ट को कंटिन्यू करें ना करें, या प्रोडक्ट में प्रॉफिट वाकई में कमा पा रहे कि नहीं कमा पा रहे वो भी जान पाए. ये पूरा थीम है एनवायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग का. तो अब मैं आपको बता रहा हूँ व्हाट इज़ EMA. What is EMA as per the definition? It is collection and analysis of information relating to environmental cost for internal decision making. But it is not just about accounting for financial cost of environment. It also considers the environmental cost or benefit of any decision taken in an organization. Okay, so areas of application of EMA आपको जानना है, वो है product pricing, budgeting, investment appraisal, calculating cost and savings of environmental projects or settings quantified performance target as regards environment is concerned. मतलब अगर आप EMA अच्छे से करोगे तो प्रोडक्ट का प्राइसिंग हो पाएगा अच्छे से, बजटिंग कर पाओगे, इन्वायरमेंटल कॉस्ट जो इनकर करना है उसके लिए, या प्रोडक्ट के लिए बजट को जब बनाते हो तो उसमें इन्वायरमेंटल कॉस्ट इंक्लूड कर पाओगे. इन्वेस्टमेंट अप्रेजल यानी नया प्रोजेक्ट का इवैल्यूएशन और प्रॉपर हो पाएगा. कॉस्ट कैलकुलेशंस बेटर हो पाएंगे प्रोडक्ट के भी, और आपका भी कॉस्ट आपको दिखेगा कि कहाँ पे क्या लग रहा है इन्वायरमेंट के लिए भी, और से इन्वायरमेंटल प्रोजेक्ट्स आप सेट कर सकते हो, परफॉर्मेंस टारगेट आप सेट कर सकते हो. ये मेन है. नेक्स्ट आता है इन्वायरमेंटल कॉस्ट क्या है. इन्वायरमेंटल कॉस्ट में 4 मेन डिवीज़न है. एक है एज़ पर US इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, ये नाम भी आपको याद रखना चाहिए. US इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी इन्वायरमेंटल कॉस्ट को 4 कैटेगरी में बांटा है. एक है कन्वेंशनल कॉस्ट यानी कि मटेरियल कॉस्ट और एनर्जी कॉस्ट जिसका इम्पैक्ट इन्वायरमेंट पे डायरेक्टली पड़ता है. देन है हिडन कॉस्ट. मोस्टली सारे इन्वायरमेंटल कॉस्ट हम लोगों के ओवरहेड्स कैटेगरी में हिडन होते हैं, तो हिडन कॉस्ट. थर्ड है कंटिंजेंट कॉस्ट जो अभी नहीं लगेगा बट बाद में कभी लग सकता है अगर कोई इंसिडेंट हुआ तो. जैसे अगर आपने प्रोजेक्ट पूरा बंद ही कर दिया तो उसका क्लीन अप कॉस्ट लगेगा. फोर्थ है रिलेशनशिप कॉस्ट. दिस आर इंटेंजिबल कॉस्ट which are actually not visible when you are manufacturing the product, but you have to incur it in substantial amount, like preparation of environmental reports or environmental audit, something like that. So
कन्वेंशनल कॉस्ट, हिडन कॉस्ट, कंटिजेंट कॉस्ट, रिलेशनशिप कॉस्ट। देन आ रहा है एज पर यूनाइटेड नेशन डिवीजन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट UNDSD के हिसाब से कॉस्ट दो पार्ट में है, कॉस्ट इनकर्ड टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट और है कॉस्ट ऑफ वेस्टेड मटेरियल, कैपिटल एंड लेबर। तो कॉस्ट इनकर्ड टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट हो गया फॉर एग्जांपल मेजर्स टेकन टू प्रिवेंट पॉल्यूशन, एंड दूसरा हो गया इनएफिशिएंसीज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, जो कॉस्ट ऑफ वेस्टेड मटेरियल, कैपिटल, लेबर को अकाउंट करता है। तो दो चीज़ें एज पर UNDSD, यूनाइटेड नेशन डिवीजन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वन इज़ कॉस्ट इनकर्ड टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, प्रिवेंटिव कॉस्ट जैसे कि पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए आप जो खर्चा किए, और दूसरा है जो आप इन्वायरमेंट में डिस्पोज किए, जैसे कि कॉस्ट ऑफ वेस्टेड मटेरियल, और मटेरियल ही नहीं, कैपिटल, लेबर भी। इनएफिशिएंसीज जो आया वो एक तरह से हम लोग मान रहे हैं वो इन्वायरमेंटल कॉस्ट ही है। खाली मटेरियल से ही इन्वायरमेंटल कॉस्ट तैयार नहीं हो रहा, अगर फालतू का लेबर भी काम कर रहा है तो वो एनर्जी वेस्ट कर रहा है, तो ज़्यादा खाएगा तो ज़्यादा कहीं ना कहीं कंजम्पशन होगा, तो कंजम्पशन ज़्यादा हो तो कहीं ना कहीं प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, कहीं ना कहीं कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट में जाएगा ही जाएगा। सो दैट वे यू कैन लिंक कि मटेरियल ही क्यों, कैपिटल भी वेस्ट हुआ, लेबर भी वेस्ट हुआ, तो वो भी इन्वायरमेंटल कॉस्ट है। थर्ड आ रहा है इन्वायरमेंटल कॉस्ट इन प्रैक्टिस इन जनरल पार्लेंस। हम लोग दो पार्ट में सोचते हैं, इंटरनल कॉस्ट, एक्सटर्नल कॉस्ट। इंटरनल कॉस्ट है जिसका इसने इम्पैक्ट हमारे इनकम स्टेटमेंट में पड़ा, और एक एक्सटर्नल कॉस्ट है जो हम लोग बियर नहीं करते बट सोसाइटी या गवर्नमेंट उस कॉस्ट को बियर कर रहा है। फोर्थ आ रहा है हैंसन मेंडोजा ने बताया क्वालिटी कॉस्ट बेस्ड इन्वायरमेंटल कॉस्ट। जैसे आपको याद हो कॉस्ट ऑफ क्वालिटी में 4 नाम था, अप्रेजल, प्रिवेंशन, इंटरनल फेलियर, एक्सटर्नल फेलियर। वैसे ही आ गया इन्वायरमेंटल प्रिवेंशन कॉस्ट, इन्वायरमेंटल अप्रेजल कॉस्ट, इन्वायरमेंटल इंटरनल फेलियर कॉस्ट एंड इन्वायरमेंटल एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट। सो इसमें क्या क्या होते हैं मैं एक एक एग्जांपल बोल देता हूँ। प्रिवेंशन कॉस्ट जैसे हो गया कि कोई पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट खरीदना, और अप्रेजल कॉस्ट हो गया जैसे कि कोई रेगुलेटरी कंप्लायंस करना, कोई इंस्पेक्शन और कंटामिनेशन टेस्ट वगैरह करना, ऑडिट कराना। इंटरनल फेलियर कॉस्ट हो गया आपका कोई स्क्रैप वगैरह या टॉक्सिक मटेरियल वगैरह निकला उसको डिस्पोज करना या रिसाइकल करना। एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट हो गया जो सोसाइटी बियर करता है बट अब आपके ऊपर इम्पोज किया गया है, वो है क्लीन अप ऑफ कंटामिनेटेड सॉइल, रिस्टोरिंग लैंड बाई एफॉरेस्टेशन, समथिंग लाइक दैट। ओके, सो 4 कैटेगरी आई है इन्वायरमेंटल कॉस्ट में। एक आपका US इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी ने बोला 4 नाम, कंटिजेंट, हिडन, कन्वेंशनल और रिलेशनशिप कॉस्ट। UNDSD ने बोला 2 नाम, कॉस्ट ऑफ प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट एंड कॉस्ट ऑफ वेस्टेड मटेरियल, कैपिटल एंड लेबर। इन प्रैक्टिस इंटरनल और एक्सटर्नल, और हैंसन मेंडोजा ने क्वालिटी कॉस्ट बेस्ड 4 ब्रेकअप बताए। सो ये हुआ आपका इन्वायरमेंटल कॉस्ट। नाउ नेक्स्ट आता है टेक्निक्स फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ इन्वायरमेंटल कॉस्ट। इन्वायरमेंटल कॉस्ट को हम आइडेंटिफाई कैसे करें, इसमें 4 टेक्निक है। आपको चारों का क्रक्स मालूम होना चाहिए। इनपुट आउटपुट एनालिसिस, इसमें बेसिक आइडिया कि अगर 100 kg मटेरियल लेकर हम लोग प्रोडक्शन में प्रोसेस में डाले थे और उससे 80 kg आया, तो 20 kg डिफरेंस जो है उसका कुछ ना कुछ अकाउंटिंग तो होना चाहिए, वो वेस्ट ही है, तो वो 20 kg इन्वायरमेंटल कॉस्ट है। ओके, देन आता है फ्लो कॉस्ट अकाउंटिंग। फ्लो कॉस्ट अकाउंटिंग बोलता है आपका मटेरियल फ्लो को आपको देखना है अपने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में। मटेरियल फ्लो बेसिकली आप 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, वो है मटेरियल, सिस्टम एंड डिलीवरी। डिलीवरी और डिस्पोजल एक ही है, तो 3 पार्ट आप एक बार फ्लो चार्ट की तरह सोचें ना, कि पहला आ गया मटेरियल, फिर उससे एरो निकाल के सिस्टम, फिर उससे एरो निकाल के आ गया डिलीवरी एंड डिस्पोजल। ओके, सो पहला अगर हम बात करें मटेरियल को लेकर, तो मटेरियल मतलब आप मटेरियल वैल्यूज़ एंड कॉस्ट के बारे में स्टडी करो विच आर इन्वॉल्व इन वेरियस प्रोसेस। तो उसमें वही इनपुट आउटपुट एनालिसिस करके फिर मटेरियल रिलेटेड भी लॉस वगैरह आपको पता चल सकता है। देन आप नेक्स्ट सिस्टम का एनालिसिस करो। सिस्टम मतलब जहाँ पे मटेरियल घूम के फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो रहा है, उसमें आप देखो कि इन हाउस बेकार का कॉस्ट कितना कितना लग रहा है इनसाइड द कंपनी फॉर द पर्पस ऑफ मेंटेनिंग एंड सपोर्टिंग द थ्रूपुट। अब एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, कहीं पावर वेस्ट कर रहे हैं, अननेसेसरी एसेट्स रख रखे हैं, वो हो गया सिस्टम एनालिसिस।
द थर्ड इज़ डिलीवरी एंड डिस्पोजल के ऊपर जब स्टडी करोगे तो देखोगे कि आप कि जब गुड्स आपका फैक्ट्री छोड़ के जा रहा है ट्रांसपोर्ट के वक्त, तो उस समय या फिर आपका जो वेस्ट आप प्रोड्यूस किए थे सिस्टम में वो जब डिस्पोज करने जा रहा है तो उस समय क्या क्या कॉस्ट लग रहा है। तो जब आप ये 3 कैटेगरी में अपना पूरा फ़्लो को ब्रेक करके सोचते हो, हर एक फ़्लो में जाके आप देखते हो कि इन्वायरमेंटल रिलेटेड कॉस्ट कहाँ है, तो आपको इन्वायरमेंटल कॉस्ट पता चलता है। थर्ड है लाइफ साइकिल कॉस्टिंग। लाइफ साइकिल कॉस्टिंग में आप पूरा प्रोडक्ट का लाइफ या पूरा प्रोजेक्ट का लाइफ में आप जब कॉस्टिंग करने जाओगे तो आपको डेफिनेटली पता चलेगा कि क्या क्या इन्वायरमेंट रिलेटेड मेरा इंसेप्शन में कॉस्ट हो सकता है, या फिर प्रोजेक्ट के एंड में जब हम क्लीन अप करेंगे तो क्या कॉस्ट हो सकता है। एंड ऑल दोज कैन बी थॉट ऑफ इफ़ यू आर थिंकिंग द एंटायर लाइफ साइकिल ऑफ द प्रोडक्ट। अगर आप कभी प्रोडक्ट का जस्ट इनिशियल 100 यूनिट का प्रोडक्शन सोचते हो तो उतना क्लिक नहीं करता, बट जब पूरा लाइफ साइकिल सोचते हो तो इट गिव्स यू अ ब्रॉड आइडिया ऑफ व्हाट कैन बी द इन्वायरमेंटल कॉस्ट इन डिफरेंट फेजेस ऑफ लाइफ साइकिल विच यू कैन अकाउंट फॉर देन एंड देयर। लास्टली इट इज़ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, जिसमें इन्वायरमेंटल कॉस्ट पहले इंटरनली जो अपने लग रहे हैं उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे। ये वो कैसे होगा, जब आपका एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सिस्टम इम्प्लीमेंटेड होगा तो ओवरहेड का ब्रेकअप होगा। ओवरहेड का ब्रेकअप में इन्वायरमेंटल कॉस्ट को खोज के निकालना पड़ेगा अलग अलग, यानी एनवायरमेंटल एक्टिविटीज़ निकालनी पड़ेंगी। फिर उस कॉस्ट का कॉस्ट पूल होगा, उसका अपना ड्राइवर होगा, फिर उस ड्राइवर से रेट निकाला जाएगा जिससे आप प्रोडक्ट कॉस्टिंग भी कर सकते हो। ठीक है, तो हर इन्वायरमेंटल एक्टिविटी का कॉस्ट होगा, उसका ड्राइवर होगा। ये इंपॉर्टेंट एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के लिए यूजुअली ड्राइवर्स होते हैं वॉल्यूम ऑफ एमिशंस और वेस्ट, या फिर टॉक्सिसिटी ऑफ एमिशंस और वेस्ट ट्रीटेड। अगर आप कभी रिसाइकल कर रहे हो वेस्ट को तो टॉक्सिसिटी कितना ज़्यादा था वो ड्राइवर होता है। ज़्यादा टॉक्सिसिटी होने से कॉस्ट ऑफ रिसाइकलिंग बढ़ जाता है। ओके, तो ये 2 मेन आपको याद रखना है कि कॉस्ट ड्राइवर हो सकते हैं। और मेन इस एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के समय आपको पता होना चाहिए कि इंटरनल कॉस्ट में जो इन्वायरमेंटल कॉस्ट है उसको पहले आइडेंटिफाई करके कॉस्ट ड्राइवर से लिंक किया जाएगा। सो आइडेंटिफाइंग इन्वायरमेंटल कॉस्ट में 4 नाम है: इनपुट, आउटपुट, फ्लो कॉस्ट अकाउंटिंग, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग और एक एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। ओके, सो नेक्स्ट इज़ कंट्रोलिंग इन्वायरमेंटल कॉस्ट। कंट्रोलिंग इन्वायरमेंटल कॉस्ट के पहले आपको ध्यान रखना है कि इन्वायरमेंटल कॉस्ट पता तो चल जाए। वो पता चलने के बाद किस किस नाम से लग रहा है वो आपको पहले ट्रेस कर लेना है, देन उसको कंट्रोल करना है। इसका कोई एज सच आई विल से ऐसा आंसर हम लोग नहीं बोल सकते कि जो मैं अभी बोलने वाला हूँ या वही आंसर हर जगह लिखना है। अगर एग्ज़ाम ऐसा हुआ कि हम जो बोल रहे हैं उससे मैच खा गया तो आप लिख सकते हैं, बट ये केस टू केस आंसर वेरी कर सकता है। डिपेंड करता है कि आपका एनवायरनमेंट का कॉस्ट क्या है, उसके हिसाब से आप उसको कंट्रोल करोगे। ओके, सो एक जनरल आइडिया के लिए बताया जा रहा है कि एक कंपनी है जिसका इन्वायरमेंटल कॉस्ट में एक वेस्ट रिलेटेड कॉस्ट है, तो उसको उस वेस्ट रिलेटेड कॉस्ट को रिड्यूस करना है। वो कैसे होगा, उसमें उस कंपनी का पहले वेस्ट क्यों आ रहा है ये आपको पता होना चाहिए, और फिर उस वेस्ट का आने का रीज़न्स को रोकना है। ओके, सो इस तरह से आंसर बनेगा। तो इसमें आपके इंस्टीट्यूट मैट में एक डिस्कशन है जिसमें वेस्ट कैसे रोका जा सकता है वो बता रहा है, और वेस्ट कितना तरह का आ रहा है। जैसे अगर एक केस स्टडी भी है CNB ऑयल करके ऐसा कुछ, उसको अगर आप पढ़ोगे तो उधर आपको बता रहा है वो लोग कि वेस्ट आ कहाँ से रहा है तो वो पहले बताना होगा, और फिर उस वेस्ट के लिए वो लोग क्या करें, क्वेश्चन में बोला है, बस आपको छांट छूट के लिख देना है, बस इतना ही करना है। तो वेस्ट अगर आपके कॉस्ट है तो पहले वेस्ट का सोर्स पता होना चाहिए, आइडेंटिफाइड होना चाहिए, उसके बाद आप उसको वेस्ट को लेके क्या कंट्रोलिंग कर सकते हो वो आपको बताना है। सो आप वेस्ट को जैसे इंस्टेड ऑफ बर्निंग यू मे बर्न इफ़ दैट इज़ मोर फिजिबल। People say it should not be burned, it affects environment, it can be buried. So you have to see the cost of burying. If you don't have land available for burying the waste, then you have to burn it, and when you're burning it, then how can you reduce the impact on environment? उसका toxicity को कम कैसे करोगे, तो उसके लिए आपको equipments लगाने पड़ेंगे कि एयर पे impact कम आए। ओके, सो दैट वे वेस्ट कंट्रोल होगा। और उसी तरह से अनयूज्ड रॉ मटेरियल
का आप क्या डीलिंग करते हो, फिर लैंड में जाके बरी करो तो उसका गवर्नमेंट टैक्स क्या ले रहा है, फिर अगर नहीं करोगे वेस्ट ट्रीटमेंट तो कंप्लायंस कॉस्ट क्या पड़ेगा, ये सब आपको वेस्ट मैनेजमेंट में सीखना है। देन सेकेंड इज़ वाटर। वाटर अगर आपका एक कॉस्ट है तो जिसको आप एनवायरमेंटल कॉस्ट मान रहे हो तो उसको कैसे कंट्रोल करेंगे, तो वाटर रिलेटेड कॉस्ट नीड्स टू बी कंट्रोल्ड बाई saving water. You just need to have awareness camps in your organization जिसमें वाटर का मिनिमम यूज़ हो। ओके, दैट्स ऑल वी कैन से। बोलते कंपनी वाटर के लिए 2 बार कॉस्ट इनकर करता है, एक बार ख़रीदने पर और एक बार उसको फिर डिस्पोज करने पर, कॉन्टामिनेटेड वाटर को डिस्पोज करने पर। तो आइडिया होना चाहिए कि ऐसा कोई प्रोसेस हो जिसमें वाटर ख़रीदना ही कम हो जाए, कम वाटर कंज्यूम हो, राइट। तो कंजम्पशन को कम करना ज़्यादा फ़ायदामंद माना जाता है। थर्ड, ऐसे ही एनर्जी आ रहा है, एनर्जी यानी पावर वगैरह, उसको रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, आप ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी में जा सकते हैं। देन फोर्थ आ रहा है ट्रांसपोर्ट एंड ट्रैवल। आप एनर्जी एफिशिएंट व्हीकल्स यूज़ कर सकते हैं अपने फैक्ट्री में ट्रांसपोर्टेशन के लिए या फैक्ट्री से बाहर गुड्स भेजने के लिए। ठीक है, गुड्स तभी भेजें जब पूरा लॉरी फुल हो जाए, अंडर कैपेसिटी गुड्स डिस्पैच ना करें। तो ऐसे ट्रांसपोर्ट एंड ट्रैवल पे कंट्रोल लाया जा सकता है। देन अदर कंज्यूमेबल्स पे कंट्रोल लाया जा सकता है कि जैसे कोई प्रिंटर है तो उसका कार्ट्रिज रिफ़िल कराएं, बार बार नया ना खरीदें, सो दैट सेव्स कॉस्ट। इस तरह से और इसी तरह का रिचार्जेबल बैटरीज ही यूज़ करें जिससे कि आपको बार बार नया बैटरी ना खरीदना पड़े, जिसमें समझिए एनर्जी कंजम्पशन कम हो रहा हो, जिसमें आपका खर्चा कम हो रहा है ना। आप ऐसे सोचो, जिसमें आपका खर्चा कम हो रहा है अल्टीमेटली वो इन्वायरमेंट को भी पॉजिटिव इम्पैक्ट दे रहा है। तो जो चीज़ जितना कॉस्ट इफेक्टिव वे में आप कर सकते हैं वो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली भी एट द सेम टाइम होता ही है। बट ऐसा ज़रूरी नहीं है, सस्ता मतलब हमेशा ज़रूरी नहीं कि वो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली ही होगा, बट आपका इन जनरल अगर सोचे तो ऐसा होता है कि कॉस्ट इफ़ेक्टिव चीज़ इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होता है। सो आंसर कैसे लिखना है, मैंने आपको एकदम सिंपल बताया कि ये सब कुछ नाम है, वेस्ट, वाटर, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, कंज्यूमेबल्स, ये सब एक रफ़ आइडिया के लिए नाम है। आपको क्वेश्चन पढ़ना होगा, उसमें उनका इन्वायरमेंटल कॉस्ट क्या क्या है वो आइडेंटिफाई करना होगा और एक एक के बारे में लिखना होगा। ठीक है, जो क्वेश्चन में केस स्टडी में ही बोल रहा है कि ये इसके लिए कंपनी ने ये किया तो वो सभी लिखना, और 1-2 एग्जांपल अगर क्लिक करा तो वो सब लिख देना। नेक्स्ट आ रहा है रीजंस फॉर कंट्रोलिंग एनवायरनमेंट कॉस्ट। इसके ऊपर अभी मॉक टेस्ट में भी जस्ट अक्टूबर वाला जो मॉक टेस्ट पेपर आया है उसमें भी एक छोटा सा क्वेश्चन है, उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा। छोटा सा, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, वो ज़रूर देख लीजिएगा। रीजंस फॉर कंट्रोलिंग एनवायरमेंटल कॉस्ट क्या है कि पहला तो लोग बहुत ज़्यादा अवेयर हो रहे हैं। यूजुअली कस्टमर परसीव करता है कि अगर कोई इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट है, कंपनी है, तो वो कंपनी का रेपुटेशन अलग तरह से इमेजिन करता है, परसीव करता है। ओके, दूसरा लॉ बन चुका है बहुत जगह, चारों तरफ रेगुलेशन आ गया है कि आप इन्वायरमेंट को दूषित कर ही नहीं सकते। आप अभी करंट में जो प्लास्टिक बैन पे इतना कैंपेन्स चल रहा है गवर्नमेंट के थ्रू, वो भी अगर कोई केस स्टडी में लिखना चाहो तो वो भी आप अटैच कर सकते हो। फिर नॉन कंप्लायंस का बहुत हेवी फ़ाइन हो रहा है, और ऊपर से कंपनियों के ऊपर जो पहले कंपनी का एक्सटर्नल कॉस्ट होता था वो इंटरनल कॉस्ट बना दिया जा रहा है। उसके बिना उन कंपनियों को लाइसेंस ही नहीं दिया जा रहा। Governments are not granting license to do business if they don't have the proper equipments in their organization to protect the environment. So as a consequence, by default वो environmental cost कंपनियों का बढ़ गया है। तो कॉस्ट अमाउंट ही सिग्निफिकेंट हो रहा है, तो आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। ओके, सो एडवांटेजेस क्या है इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, कि आपका रेवेन्यू इम्प्रूव कर सकता है अगर आपने प्रॉपर कॉस्ट एलोकेशन किया तो, और आपका फ्यूचर में गुडविल स्थापित कर सकता है। डिसएडवांटेजेस अभी भी यही है कि देखिए कॉस्ट ट्रेस ही नहीं होता, ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि इतना इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग ला के भी आप हो सकता है कॉस्ट आइडेंटिफाई ना कर पाएँ, और आइडेंटिफाई कर लिया तो फिर किस प्रोडक्ट के लिए कितना लग रहा है वो एलोकेट ना कर पाएँ। और दूसरा, आप अगर कॉस्ट इनकर कर गए बाई चांस, मान लीजिए कोई लैक्यूना हो गया किसी तरह से इन्वायरमेंटल का मेंटेनेंस में या प्रिवेंशन में पॉल्यूशन वगैरह का, तो फेलियर कॉस्ट बहुत हेवी हो सकता है। सिग्निफिकेंट कॉस्ट में भी इनकर्ड इफ देयर इज़ पुअर इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट। सो
आपको वो ध्यान में रख के हमेशा चलना है बिज़नेस में कि इसका अल्टीमेट नतीजा क्या हो सकता है। और एक लास्ट कि व्हाट बेनिफिट्स अल्टीमेटली we can take from environmental management accounting in product or process related decision making. This we talked in starting also application में कि pricing better हो जाएगा, budgeting हो जाएगा, costing अच्छा हो जाएगा। कभी आप पता कर सकते हो कि कोई product रखना है कि discontinue करना है, आपको process redesigning का ideas आएगा, और of course आपका performance evaluation बेटर हो जाएगा, इन्वामेंटल परफॉर्मेंस बेटर हो जाएगा। अगर आपके यहाँ इन्वामेंटल कॉस्ट ऑलरेडी सिग्निफिकेंट है तो वो कॉस्ट रिड्यूस भी आप कर पाओगे। सो दिस इज़ इन्वामेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग गाइज। इसका बस एमटीपी में क्वेश्चन अभी नया आया हुआ है, उसको आप ज़रूर एक बार देख लीजिएगा। अक्टूबर 19 का एमटीपी का लास्ट क्वेश्चन, एकदम लास्ट, उसको ज़रूर डाउनलोड करिए और देखिए। I am CA Satish Jalan and this is a podcast for CA Final SCMP. To score in SCMP, now you need to remember its theories more specifically than just understanding it in a general way. By listening to this podcast, you can revise the concepts on the go as many times as you can.